हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है, स्ट्रीट वेंडर कमेटी को लेकर के जो विक्रमादित्य सिंह ने एक बड़ा बयान दिया हुआ है, उसके बाद उन्होंने आज फिर एक बयान दिया और एक बयान देने के बाद एक मंत्री भी उनकी बात से कुछ हद तक सहमत नजर आए हैं। कौन वो मंत्री आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कर्मचारियों ने आज फिर एक और बैठक की है और बैठक में यह डिसाइड कर दिया है कि वो कब तक का इंतजार करेंगे और अगला जो मोर्चा है वो कर्मचारी कब खोलेंगे, आपको वही बताएंगे। और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं, सीएम का हेल्थ बुलेटिन आपको बताएंगे। वहीं आज जयराम ठाकुर ने खूब जुबानी हमले बोले हैं और क्या जुबानी हमला बोला है आपको बताएंगे। टेट का जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है और प्रदेश में आगामी दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। और आज एक जगह पर शिवलिंग तोड़ा गया है, बहुत दुखद है, और बताएंगे वहां पर क्या क्या ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। आज सारी खबरें बताएंगे और शिमला में सद्भावना मार्च भी आज हुआ है, वो भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। स्ट्रीट वेंडर कमेटी को लेकर दिए बयान में फंसे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने आज दिल्ली में कहा कि मुझसे कोई नाराज नहीं है, अगर कोई सरकार में नाराज होता तो कॉल करते, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज भी वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि हिमाचल के लोगों का कंसर्न लेना हमारा फर्ज है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द स्ट्रीट वेंडर कमेटी पॉलिसी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद हिमाचल में वेरिफिकेशन को लेकर सख्त नियम लागू होंगे। मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने भी नेम प्लेट को लेकर जो है वो बात रखी है और पूरा स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के इस मुद्दे को दूसरे राज्यों के साथ जोड़ना सही नहीं है। गौरव के पिछले कल नेम प्लेट पर दिए गए बयान और सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट को लेकर विक्रमादित्य सिंह के बयान से सरकार ने ही जो है वो किनारा कर दिया था। एक प्रवक्ता की तरफ से जो है वो बयान दिया गया था। सीपीएस ने भी कल एक बयान दिया था। सरकार की ओर से कहा गया था कि अभी राज्य में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत नेम प्लेट व वेरिफिकेशन को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। विक्रमादित्य सिंह ने इससे पहले बयान दिया था कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को जो है वो जो भी वहां पर ऑनर हो गए उस दुकान के, उनको आईडी दुकान के बाहर लगानी होगी, ये इन्होंने कहा था। इस बयान देने के बाद से भाजपा ने भी कांग्रेस को यूपी में योगी के फार्मूला लागू करने को लेकर खूब बयान दिए। वहीं आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने विक्रमादित्य सिंह का कहीं ना कहीं जो है उन्होंने बयान दिया, समर्थन करते हुए नजर आए हैं। वो धनीराम शांडिल ने कहा कि मैं भी सुरक्षा का पक्षधर हूं। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं विक्रमादित्य सिंह की बात का समर्थन करता हूं, लेकिन जो उन्होंने आज सोलन में बयान दिया है आपको हम वो बता रहे हैं। धनीराम शांडिल ने कहा, दिग्गज नेता है कांग्रेस के और मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि मैं भी सुरक्षा का पक्षधर हूं क्योंकि यहां प्रश्न सिक्योरिटी का है। हमें प्रदेश को बेहद सुरक्षित जगह बनाने की जरूरत है और कौन कहां से और किस भावना से आ रहा है इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। प्रदेश में सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए हमें अपनी पहचान को मजबूती के साथ लेकर कार्य करना होगा और अपनी पहचान को बरकरार रखना होगा। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का कहना है कि अभी तक विधानसभा अध्यक्ष ने उद्योग मंत्री के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में कांग्रेस और भाजपा दोनों के विधायक हैं। कमेटी को रिपोर्ट दाखिल करनी है कि स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर हमारी नीति क्या होनी चाहिए। उनकी रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट इस पर विचार करेगी और अन्य हितधारकों से चर्चा के बाद इस पर जो है वो आगे निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने अभी तक रेस्टोरेंट मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। यह बिल्कुल गलत है कि हिमाचल प्रदेश में किसी यूपी मॉडल या योगी मॉडल की जरूरत है। हो सकता है कि एक मंत्री के तौर पर उन्होंने अपना अधिकारियों से चर्चा की हो, वह भी उस कमेटी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अपनी स्थितियां हैं, कमेटी के सुझाव लोगों के फीडबैक के आधार पर सरकार खुले दिल से इसमें फैसला करने वाली है। यह सही है कि हम इसके लिए नीति लाने वाले हैं और दूसरे राज्यों से काम करने के लिए हिमाचल आने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। हिमाचल में सभी का जो स्वागत है वो हम करते हैं, लेकिन अब इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो विक्रमादित्य सिंह ने आज भी यही बात कही है कि जो मैंने बयान दिया है, हमने हिमाचल प्रदेश का जो कंसर्न है उसको रखा है और बाकी जो मेरी बात है, मुझे कोई किसी का कॉल नहीं आया सरकार के स्तर पर। अगर नाराज होता तो कॉल आता मुझे। और इसको अगर आप किसी दूसरे राज्य से देख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई यूपी मॉडल नहीं है। हमने अपनी बात रखी, जो आई थी बात वही हमने आगे रखी। तो अभी इस पर जो फैसला है वो आगे कैबिनेट में ही हो पाएगा। फिलहाल जो कमेटी बनी है वो अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिशें देगी सरकार को, यानी कैबिनेट को, फिर कैबिनेट में डिसीजन होना है जी। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लागू करने का आदेश देने और बाद में उस पर रोक लगाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस आलाकमान के दबाव में झुक गई है। इस नियम का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये योगी मॉडल है। यह नियम पूर्व सरकार के समय से चल रहा था। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत सभी दुकानदारों का सत्यापन, पंजीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के नियमन से जुड़े जो है वो प्रावधान इसमें किए गए थे, जिसे सत्ता में आते ही सुक्खू सरकार द्वारा रोक दिया गया था। यह रोक क्यों लगी, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा सरकार का काम है, लेकिन सुक्खू सरकार कांग्रेस के हितों की रक्षा करने में काम कर रही है, ये उन्होंने आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार जनभावना और कानून के विपरीत अपने आलाकमान के राजनीतिक मंसूबों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। यह किसी भी तरह से प्रदेश के हित में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है क्या प्रदेश में दुकान लगाने वाले, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बेचने वाले लोगों के बारे में नियामक जो संस्थाओं और प्रदेश के लोगों को जानना इसका हक नहीं है? क्या प्रदेश को नियमों के अनुसार चलाए जाने के बजाय दिल्ली आलाकमान के राजनीतिक मंसूबों के हिसाब से चलाया जाएगा? यह कितना सही है? उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ इसलिए बैकफुट पर जा रही है क्योंकि यह फैसला योगी मॉडल के तहत किया गया है। कांग्रेस के मंत्री ने भी कहा कि यह फैसला योगी मॉडल और प्रदेशवासियों के हितों के ध्यान में रखकर किया गया है। सिंह को लेकर उन्होंने कहा है जयराम ठाकुर ने, यदि किसी प्रदेश में कोई अच्छी पॉलिसी लागू है तो उसे दूसरी जगह लागू करने में क्या बुराई है? किसी नियम और नीति का विरोध इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि वह विपक्षी पार्टी के नेताओं द्वारा पहले कहीं और राज्य में लागू की गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता जनभावना को समझकर अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन जैसे ही आलाकमान अपनी आंखें दिखाता है तो वह विचलित हो जाते हैं और अपने बयान से मुकर जाते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार के एक मंत्री सदन के अंदर बयान देकर कुर्सी जाने के डर से पलट जाते हैं तो दूसरे मंत्री सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर योगी मॉडल लागू करने की सूचना देते हैं। इसके बाद मीडिया को बाकायदा बुलाकर कहते हैं कि हिमाचल के हितों को ध्यान में रखते हुए यूपी मॉडल लागू किया गया, और दिल्ली से फोन आते ही पलट जाते हैं। और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि विपक्ष विक्रमादित्य सिंह अपने बयान पर कायम नहीं रह पाएंगे क्योंकि दिल्ली के दबाव के बाद कांग्रेस नेताओं के जो पैर हैं वो कांपने लगते हैं, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो आज ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चला हुआ है। इसके अलावा आज की सबसे बड़ी जो खबर है, सचिवालय सेवाएं कर्मचारी जो महासंघ है उसने आज सचिवालय में बैठक की और जो 5 संगठन हैं सेक्रेटरीट में उन सबकी एक बैठक हुई है। ये बैठक क्यों हुई? क्योंकि इन्हें बार बार कॉल आ रहे थे कि क्या तुम सरकार से डर तो नहीं गए हैं, क्या आप लोग सरकार से डर तो नहीं गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं, हम किसी से नहीं डरे हैं। इन्होंने एक बैठक की है आज। इसमें क्या हुआ बैठक में बताते हैं आपको। इसमें सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने साफ किया कि सचिवालय कर्मचारी न झुका है न डरा है। हम सीएम के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, हम कामना करेंगे वो जल्द ठीक हो। जैसे ही सीएम ठीक हो जाएंगे उसके बाद भी हम 3-4 दिन जो है वो सरकार को वार्तालाप के लिए देंगे। तो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि जैसे ही सीएम ठीक होंगे सचिवालय पहुंचेंगे, 3-4 दिन हम सरकार को देंगे कि हमें वार्तालाप के लिए आप बुलाएं और आगे बढ़ें, जो हमारी मांगे हैं। अगर वार्ता के लिए फिर भी नहीं बुलाया गया तो फिर हम मोर्चा खोलेंगे, ये उन्होंने साफ किया है। संजीव ने साफ किया है कि 2 किस्तें डीए की और 50,000 रुपए एरियर की कम से कम एक किस्त हमें अभी तुरंत चाहिए। ये हमारा हक है और ये हम एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। जो हमारा हक है, जो एरियर हमारा बनता है नए वेतनमान का, वो हमें दिया जाए और कम से कम 2 किस्तें जो है वो दी जानी चाहिए, तभी हम मानेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रिविलेज मोशन लाए गए हैं कर्मचारियों के खिलाफ, इनको भी वापसी लिया जाए। और जब हमने हिमाचल दस्तक ने बातचीत की आज कर्मचारी नेता से, उनका ये भी कहना था कि क्योंकि प्रदेश में अभी जो है वो क्राइसिस चल रहे हैं और सैलरी को लेकर के भी आपको मालूम ही है कि सैलरी 5 तारीख को आएगी, जो अभी आगामी समय में आने वाली है, और 10 तारीख को पेंशन आनी है। उसकी पीछे हालांकि सरकार ने यह तर्क दिया है कि 3 करोड़ रुपए हम बचाएंगे और बाकी तो सैलरी जो है मिलनी है। लेकिन आज जब कर्मचारी नेता संजीव शर्मा से हमने पूछा कि क्या जो है वो आप
ये जो पैरवी है, वो जो अभी दिवाली आने वाली है उसमें आपको चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल हम वार्तालाप चाहते हैं, लेकिन अगर वार्तालाप हो गई और सरकार ने थोड़ा हमें और समय मांगने की कोशिश भी की तो अधिक से अधिक जो है वो हम दिवाली तक का इंतजार करेंगे। तो ये मान के चलिए कि जो कर्मचारी है वो दिवाली में 2 डे की किस्तें मांग रहे हैं सरकार से, और जैसे सीएम ठीक होंगे और 50,000 रुपए कम से कम एरियर की मांग है। और तब तक उन्होंने कहा कि सीएम जब वापसी आएंगे सचिवालय, हम 3-4 दिन वेट करेंगे, अल्टीमेटम दे दिया है, उसके बाद फिर हम मोर्चा खोलेंगे। 50,000 रुपए एरियर और 2 डे की किस्तें, ये इन्होंने मांग की है आज। इसके अलावा बात करें मस्जिद विवाद के बीच, वामपंथी और दूसरे अन्य संगठनों ने आज शिमला में सद्भावना मार्च निकाला है। ये जो सद्भावना मार्च है इसमें एक ही मोटो था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, ये नारेबाजी भी वहां पर हुई है। इसमें कुछ रिटायर आईएएस ऑफिसर, कॉलेज व यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है वो भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने शिमला शहर में शांति बनाए रखने की अपील की। ये सद्भावना जो मार्च है ये शिमला के डीसी ऑफिस से लेकर जो है वो लोअर बाजार, माल रोड, स्कैंडल पॉइंट होते हुए निकाला गया। और सद्भावना जो मार्च है वो बाद में रिज पर, जहां पर धारा 144 होती है, महात्मा गांधी का जो स्टैचू है वहां पर खत्म हुआ। वहां पर शपथ भी जो है वो ली गई कि हम लोकतंत्र, जिस तरीके से भारत जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान के तहत सारा चीजें चलती है, ये कहा कि ये वहां पर शपथ ली गई कि हम आगामी समय में शिमला शहर में बिल्कुल जिस तरीके से सदियों से रह रहे हैं एकता के साथ, वैसे ही हम आगे भी रहेंगे। इस पूरे जो ये आज हुआ है सद्भावना मार्च, इसमें काफी लोग शामिल हुए हैं। पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर दीपक सानन ने कहा, ये भी आज शामिल हुए इसमें, उन्होंने कहा कि कुछ लोग शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शहर के आपसी भाईचारे और सौहार्द के लिए ठीक नहीं है। काफी समय से, लंबे समय से यहाँ पर सब धर्मों के लोग रह रहे हैं और सभी को एकजुटता के साथ रहना चाहिए। कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तर्कसंगत नहीं है। जो अवैध और वैध का मसला है ये जो है वो कोर्ट के ध्यान में है, और जो भी कोर्ट से डिसीजन आएगा उसी के तहत उस पर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंह जो सीपीआईएम के बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि सद्भावना मार्च का मकसद अमन और शांति कायम करना है। उन्होंने कहा बीते दिनों हुए विवाद की वजह से टूरिज्म और सेब उद्योग पर मार पड़ी है। टूरिस्ट हिमाचल आने से डरा हुआ है। उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि प्रदेश का माहौल शांत हो गया है, इसलिए देश विदेश के सैलानी यहां घूमने आ सकते हैं। उन्होंने सेब कारोबारियों से भी बेखौफ होकर यहां आने की अपील की है। शिमला के पूर्व महापौर संजय चौहान ने कहा कि हिमाचल में चल रहे कथित अवैध मस्जिद निर्माण के आंदोलन को कुछ जो लोग हैं, भाजपा और आरएसएस, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने हाईजैक कर लिया है और प्रदेश का जो माहौल है वो खराब किया जा रहा है। भाजपा व आरएसएस प्रदेश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, जिसका सीधा असर हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म इंडस्ट्री व सेब सीजन पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा हिमाचल जो शांति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और किसी को भी यहाँ शांति को भंग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने से आकर यहाँ पर जो है वो रोजी रोटी कमा सकता है, ये उनका अधिकार है। किसी भी देश में रहने के कहीं भी रह सकता है और कहीं भी जो है वो रोजी रोटी कमा सकता है। सभी लोगों को एक दूसरे का धर्म का सम्मान करना चाहिए। अवैध को लेकर कानून अपना काम करेगा, कानून सबसे ऊपर है, कानून के अनुसार ही देश चलेगा। इसलिए प्रदेश में चल रहे तनावपूर्ण माहौल को दूर करने के लिए राजधानी शिमला में आज सद्भावना मार्च निकाला गया, उन्होंने ये कहा है। इसके अलावा बात करें देवभूमि संघर्ष समिति, इन्होंने आज साफ, हालांकि पहले ही इन्होंने ऐलान कर दिया है, कल प्रदेश में सभी 12 जिलों में इनके जो जिला प्रशासन की जो ऑफिस है, डीसी ऑफिस जो है, वहां पर ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और शिमला में भी कल बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है देवभूमि संघर्ष समिति ने। और शिमला ही नहीं, पूरे प्रदेश में कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, चंबा, हर जिला में जो है वो देवभूमि संघर्ष समिति जो है वो कल आंदोलन करेगी। ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होगा, लेकिन उसके बाद इन्होंने कह दिया कि जब 5 अक्टूबर को अगर जो शिमला में नगर निगम आयुक्त का कोर्ट है वहां से जो मस्जिद है उसको, जो अवैध, जो कथित अवैध मस्जिद आप कह सकते हैं संजौली में है, उसको हटाने के ऑर्डर नहीं आते हैं तो उसके बाद फिर जेल भरो आंदोलन होगा, ये इन्होंने कह रखा है पहले ही। तो ये अब इन्होंने कल जो है वो प्रोटेस्ट करना है जी। तो ये हमने बता दिया है आपको कि ये प्रोटेस्ट किसको लेकर के है। इनका यही कहना है कि 5 अक्टूबर
को जो आगे आने वाला है उसमें कोर्ट मैटर लगा हुआ है, उसमें उसको हटाया जाना चाहिए, वरना उसके बाद फिर जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला की, तो विभिन्न विषयों के अध्यापकों के लिए टेट परीक्षा का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, जेबीटी शास्त्री, पंजाबी व उर्दू भाषा के टीचर के लिए बोर्ड द्वारा नवंबर में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। टेट परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे और निर्धारित तिथि के बाद आवेदन करने पर 21 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों को 600 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की सुविधा दी गई है। जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी है उनको 1200 रुपये और जो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी है उनको 700 रुपये फीस देनी पड़ेगी, जो शुल्क देना पड़ेगा। और टेट परीक्षा का आयोजन 15 से 26 नवंबर तक जो है वो 2 सत्रों में किया जाएगा। आपको बता दें, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, जेबीटी शास्त्री, पंजाबी व उर्दू भाषा का अध्यापक बनने के लिए टेट पास करना अनिवार्य है और टेट पास अभ्यर्थी ही इन पदों के लिए जो कमीशन आगे होता है उसमें वो बैठ पाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसके अलावा बात करें, प्रदेश में एक रिटायर एचएएस ऑफिसर से 73 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है। देखिए, कई बार आता है कि ऑनलाइन ये ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, इस ऐप पर जो है क्लिक करने से पैसे आएंगे खाते में। आप आम आदमी अगर इसमें ठगी में फंसता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक एचएएस अधिकारी जिसे सब चीजों का मालूम होता है वो ऑफिसर भी इन ठगों का शिकार हो गए। बताते हैं खबर क्या है पूरी। ऑनलाइन जालसाजों ने रिटायर्ड अधिकारी को अपने ही घर में कई घंटों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। शातिरों ने एचएएस ऑफिसर बनकर ठगी को अंजाम दिया और उसके बाद शातिरों ने रिटायर्ड अधिकारी को बताया कि उनके बैंक अकाउंट का हैदराबाद में आतंकी गतिविधियों में प्रयोग हो रहा है। आतंकी गतिविधियों की बात सुनकर अधिकारी घबरा गए और ऑनलाइन ठगों के जाल में फंसते गए। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर किसी से चर्चा न करने की हिदायत भी दी गई उनको। और रिटायर्ड एचएएस अधिकारी को बीते 4 सितंबर को अज्ञात नंबर से फोन आया सबसे पहले और शातिर ने खुद को सीबीआई का ऑफिसर बताया। ठगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ 12 घंटे का डिजिटल अरेस्ट वारंट निकाला है और इसके बाद उन्हें वीडियो कॉल के जरिए 12 घंटे तक निगरानी में रखा गया। इस दौरान उन्हें सीबीआई के उच्च अधिकारियों से बातचीत का नाटक रचा गया और कई जो लोग हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिटायर्ड ऑफिसर से बात करते रहे। इसके बाद शातिरों ने 73 लाख रुपए की ठगी कर दी। अधिकारी ने 4 से 12 सितंबर के बीच ये जो राशि है वो ट्रांसफर की और रिटायर्ड अधिकारी ने अपने परिवार वालों के नाम पर जमा पैसा भी शातिरों के बताए खातों में जमा कर दिया। शातिरों ने अधिकारी को भरोसा दिलाया कि 3 दिन के भीतर ये जो राशि है वो उनके अकाउंट में वापस आ जाएगी। 12 सितंबर के बाद शातिरों ने जमीन की जांच की धमकी देना शुरू किया। इसके बाद अधिकारी को शक हुआ तो उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी रेंज में संपर्क किया और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य रेंज मंडी के एएसपी मनमोहन सिंह के अनुसार 21 लाख के करीब जो पैसा है बैंक खातों में वो फ्रीज कर दिया गया है और कोर्ट के माध्यम से जो पैसा है शिकायतकर्ता को दिलवाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस तरह के फर्जी कॉल के माध्यम से जो आपको कॉल आ रही है, जो फर्जी कॉल आती है, उसमें आप बिल्कुल ना डरें। किसी भी तरह से ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत साइबर पुलिस को इसकी शिकायत दें, ये उन्होंने कहा है। तो एक एचएएस अधिकारी जो है वो भी आप कह सकते हैं ठग होते हैं, उनके उसमें आ गए। तो अगर कुछ ऐसा आपके साथ होता है तो आप इसकी जो शिकायत है वो पुलिस को दें। इसके अलावा कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे से अब राजस्थान के जयपुर के लिए भी हवाई उड़ान शुरू करने का निर्णय ले लिया गया है। यह हवाई उड़ान आने वाले सोमवार से शुरू हो जाएगी और यात्रियों को इस हवाई उड़ान की सुविधा सप्ताह में 2 दिन मिलेगी। मात्र 2500 रुपए में सैलानी अब भुंतर से जयपुर का सफर कर पाएंगे। इस उड़ान के शुरू होने से जिला कुल्लू के पर्यटन कारोबार को पंख लगेंगे और इससे पहले राजस्थान की जो पिंक सिटी है जयपुर, वहां जाने के लिए यात्रियों को अधिकतर जो है वो टैक्सियों का प्रयोग करना पड़ता था, सहारा लेना पड़ता था और इसमें 30,000 रुपए वो मांगते थे। अब आप 2500 रुपए में चले जाएंगे। अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ने इस हवाई सेवा को शुरू किया है और इस हवाई सेवा के शुरू होने से जो यात्री है वो जयपुर से कुल्लू और कुल्लू से जयपुर का जो सफर है वो बहुत कम पैसों में और बहुत कम समय में पूरा कर सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे 55 मिनट में आप जो फ्लाइट है उससे सीधा जो है वो वहां पर जयपुर पहुंचेंगे। ये जो फ्लाइट है अलायंस एयर की जो फ्लाइट है इसमें 71 सीटर ये हवाई जहाज है और
ये सुबह जो है वो हवाई अड्डे से 8:20 पर उड़ान भरेगा और सुबह 10:15 पर लैंड करेगा। 20 मिनट रुकने के बाद 10:35 पर सुबह वापस उड़ान भरेगा और फिर 12:40 बजे जो है वो जयपुर पहुंचेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने फ्लाइट को कुल्लू जयपुर के लिए हफ्ते में 2 दिन शुरू करने का फैसला लिया है पहले चरण में। इसमें सोमवार और बुधवार को आप जयपुर जा सकेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है जी। और अगर आपको जयपुर जाना है तो सिर्फ 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे भुंतर से सीधा जयपुर, और 2500 रुपये लगेंगे सिर्फ आपको। इसके अलावा बात करें विधानसभा अध्यक्ष की, तो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। नोटिस के अनुसार महाजन ने चंबा की अपनी हालिया यात्रा के दौरान कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां की थी। पठानिया ने कहा कि महाजन ने उन पर झूठे आरोप और आक्षेप लगाए हैं जो अध्यक्ष और सदन के सदस्य की गरिमा के खिलाफ हैं। पठानिया ने कहा कि वह अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें विशेषाधिकार नोटिस जारी कर रहे हैं। और पठानिया ने कहा कि महाजन को सबूतों के साथ आरोपों को साबित करना चाहिए और स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह किस पठानिया का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने किस संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणी की, और वो आरोपों को साबित करें, क्योंकि ये विशेष अधिकार हनन के बराबर हैं। संसद को सवालों का जवाब देना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, ये खबर पुलिस थाना घुमारवी के तहत आने वाले गांव बागठेड़ू के समीप 4 लेन पर एक सड़क हादसे में एक युवक की दुखद मौत हुई है। यह हादसा बाइक के एक बेसहारा पशु से टकराने से हुआ और मृतक की पहचान 23 वर्षीय अनिल कुमार निवासी कोठीपुरा जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। बहुत दुखद खबर है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है प्रदेश की आज की। नगरोटा बगुआ पुलिस थाना के अंतर्गत गांधी मैदान के पास बने मंदिर के शिवलिंग को शरारती तत्वों द्वारा उखाड़कर नाले में फेंकने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद हिंदू संगठन जो है वो बिफर गए हैं तथा मौके पर माहौल काफी तनावपूर्ण भी हो गया। हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस व प्रशासन द्वारा इस मामले की गंभीरता से जांच करवाने की मांग की है। लोगों ने बताया कि बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा गांधी मैदान मार्केट में बने मंदिर में स्थापित शिवलिंग को उखाड़कर नाले में फेंका गया है। आज सुबह जब श्रद्धालु रोज की तरह मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे तो उन्होंने मंदिर से शिवलिंग गायब पाया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं थाना प्रभारी चमन लाल ने मौके पर पहुंचकर टूटे हुए शिवलिंग को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर विभिन्न हिंदू संगठनों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की तथा व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर रोष प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम देकर क्षेत्र के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसे में जो शीघ्र से शीघ्र जो दोषी है उनको पकड़ा जाना चाहिए। पुलिस द्वारा मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि जो घटना को अंजाम देने वाले जो आरोपी है उनको जल्द पकड़ा जा सके। तो चौंकाने वाली खबर है जी। एक नगरोटा बगुआ आपको मालूम है कांगड़ा में है और वहां पर शिवलिंग है एक मंदिर में लगा हुआ, उसको उखाड़ कर कहीं फेंक दिया जाता नाले में और उसके बाद जो विवाद है वो आपके सामने ही है। अब इन जो आरोपी है पुलिस इनकी छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। शिमला के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र दिदो घाटी में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस सड़क दुर्घटना में घर का चिराग ही बुझ गया। हादसे में 24 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। आज सुबह करीब 9:45 बजे दिदो घाटी में एचआरटीसी की बस और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार बुरी तरीके से घायल हो गया। खून से लथपथ होकर बाइक सवार बेसुध होकर सड़क पर गिर गए और बस में मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से घायल बाइक चालक को सड़क से उठाया और उपचार के लिए उसको आईजीएमसी ले जाया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टभोग से शिमला आ रही एचआरटीसी की बस से दिदो घाटी के पास बाइक की टक्कर हो गई, जिसके बाद सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आईजीएमसी तो पहुंचाया उपचार के लिए उस युवक को, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहुत दुखद खबर है। और मृतक का नाम 24 वर्षीय जो इसकी पहचान हुई है 24 वर्षीय प्रकाश निवासी दिदो घाटी के रूप में इसकी पहचान हुई है। इसके अलावा बात करें सिरमौर जिला में एक महिला के खाते से शातिरों ने 57,500 रुपए उड़ा दिए। अब उड़ाए कैसे, चौंकेंगे आप। खाता धारक है उसको पैसे निकाले जाने की जो जानकारी है वो तब मिली जब वो बैंक में गई। इसके बाद जो महिला है उसने पुलिस को शिकायत दी। मामला सिरमौर जिला के राजगढ़ पुलिस थाना के अंतर्गत हाबन निवासी महिला सुमन कुमारी के साथ वही हुआ है और उन्होंने कहा कि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी
धोखाधड़ी की शिकार हुई है। अब देखिए क्या उनके साथ हुआ। एक बैंक की ऐप डाउनलोड कर रही थी, ऐप डाउनलोड करते ही उसके फोन पर एक ओटीपी आया, उसने ओटीपी उस ऐप में डाल दिया। इसके बाद जब वो 23 सितंबर को बैंक में खाते की जो जांच करवाने गई तो पता चला कि उसके खाते से जो है वो 57,500 रुपए उड़ गए हैं, निकाल दिए गए हैं। महिला ने अब इसको खिलाफ जो ये पैसे उड़े हैं, अब पुलिस थाना राजगढ़ में शिकायत दर्ज करवा दी है और महिला ने पुलिस से मामले में उचित कार्रवाई करने की जो मांग है वो की है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर तो प्रदेश में मौसम कल भी खराब रहने वाला है। प्रदेश में कल 10 जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट हैं और ऐसे में सिर्फ लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला ऐसा है जहां पर कल मौसम थोड़ा साफ रहेगा। बाकी 10 जिलों में जो है वो कुछ जगहों पर बारिश होने का पूर्वानुमान है, फिर परसों से मौसम साफ है। तो आज की जो महत्वपूर्ण खबरें आप तक हमने पहुंचा दी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर आपके साथ जुड़ेंगे नई खबर और नई अपडेट को लेकर के। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।